धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। कहानी का नाम है बिन चाही मोहब्बत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी के 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 8वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 8वें पार्ट को फटाफट से शुरू करते हैं। जीजा जी कष्ट में थे और तुलसीदास जी कहे हैं कि किसी जीव को कष्ट पहुंचाने से पाप पड़ता है। हमें पाप का भागी नहीं बनना था। और ये ज्ञान तुम्हारे गोबर जैसे भेजे में भरा किसने? जीजा ने। वही कहे थे, परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हम तो बस धर्म निभा रहे थे। कभी जिंदगी में रामचरितमानस का र भी पढ़ा है तुम्हारे जीजा ने? पढ़ा तो होगा, तभी तो कल इतने से अच्छे से हमको समझा रहे थे। भूमिका दौड़ती हुई अपने कमरे में पहुंची। आकाश बेड पर लेटा हुआ फोन चला रहा था। उसने फोन छीन कर किनारे रख दिया और बोली, रामायण किसने लिखी है? अचानक से ऐसे सवाल से आकाश थोड़ा सा चौंक गया। जल्दी, कुछ पूछा है हमने? आकाश अपना सिर खुजलाने लगा। राम जी ने ही लिखी होगी। और गीता? वो वो तो पक्का कृष्ण जी ने लिखी थी। ये जो दिव्य ज्ञान दिए थे कमल को रात में, वो कहाँ से मिला आपको? आकाश ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली। उसका भेद खुल चुका था। आपके पापा ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा था कल सुबह। रात में वही मेरे काम आ गया। भूमिका ने धक्का देकर उसे बेड पर गिरा दिया। रात में क्या बोले थे? हमें याद है। क्या बोले थे? कुछ अनशन तो नहीं बोल दिए थे? ए, हमारी भाषा की नकल कर रहे हो? काहे? उसके लिए भी तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। भूमिका ने हंसते हुए अपना सर उनके सीने में छुपा लिया। आकाश मुस्कुराते हुए उसके बाल सहलाने लगा। आज शाम को मेहंदी और संगीत की रस्म होनी थी। आकाश का कुछ खास काम तो था नहीं, लेकिन गांव में अब उसे बहुत मजा आने लगा था। कुछ ही दिनों में उसे गांव इतना अपना अपना सा लगने लगा था कि उसका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। उसने अमर को फोन लगाया। और कल आ रहे हो ना? हाँ भाई, मैंने आज ही अपने लिए कपड़े भी खरीद लिए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। घोड़ी तो तुम ही चढ़ोगे ना? मेरा भी टाइम आएगा। मैं आपको अपनी शादी में इनवाइट ही नहीं करूंगा। आकाश को हंसी आ गई। और तुम्हारी जहरीली शायरी सुनकर राधा मर तो नहीं गई? शुभ शुभ बोलो भैया, अभी मुझे 10-12 बच्चों का बाप बनना है। आकाश की हंसी काबू में नहीं थी। अच्छा सुनो। हम्म, कहिए। मेरा एक काम कर दोगे? कहिए। कल आते टाइम बाहर से 2 बोतल विस्की की डाल लाना, आइस बकेट में। मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में? कान के नीचे एक घुमा कर मिलेगा। अगर नहीं लाए तो? यार, कभी तो मेरे फायदे की बात भी कर लिया करो। बोलो, क्या चाहिए? पहला तो सैलरी में 20% का रेज, क्योंकि मुझे कंपनी में काम करते पूरे 10 दिन होने वाले हैं। दूसरा, आप राधा से मेरी तारीफें करेंगे और उसे बताएंगे कि मैं कितना काबिल हूँ। तू रहने दे, मैं डैड को बोल दूंगा, विस्की वो ले आएंगी। तू मजे कर। 10 दिन हुए हैं काम करते हुए और इन्हें 20% का रेट चाहिए। शक्ल देखिए अपनी आईने में। अरे अरे मेरे प्यारे भैया, नाराज क्यों होते हैं आप? अच्छा ठीक है, सैलरी वाला पॉइंट हटाते हैं। राधा से तारीफ तो कर सकते हो ना? प्लीज मेरे प्यारे भैया। हम्म, ठीक है। अच्छा सुन, एक बोतल वोदका भी डाल लाना। अपने ससुर जी से क्यों नहीं कहते कि गांव में एक बार बनवा दे आपके लिए? पंडित जी हैं यार, खुद ही तलाक ना करवा दे मेरा और भूमिका का। मेरी पंडिताइन मुझसे दूर हो गई तो मैं मर जाऊंगा। दोनों हंस पड़े। आकाश ने जैसे ही अमर का फोन रखा, उसके फोन पर राधा का कॉल आने लगा। आकाश ने थोड़ी देर देखा, फिर फोन काट दिया। घर में साज सजावट की जा रही थी। कल बारात आने वाली है। पूरा घर फूलों की लड़ियों और बिजली वाली झालरों से जगमगा रहा था।
घर के हर कमरे में दरवाजे पर आम की पत्तियों से बने बंधनवार लटकाए जा रहे थे। भूमिका उसकी माँ और चाची अनीता के कपड़े और गहने सूटकेस में पैक कर रही थी। अनीता को सुबह ही मेहंदी लगाई जाने लगी थी। भूमिका आज कुछ ज़्यादा ही व्यस्त थी, इतना ज़्यादा कि दोपहर होने को आई थी, लेकिन वो अभी तक अपने कमरे में एक बार भी नहीं आई थी। आकाश बार बार बाहर आकर झांक जाता। भूमिका किसी न किसी काम में लगी ही दिखाई देती। आकाश के अंदर धैर्य की जितनी कमी थी, गुस्सा उतना ही कूट कूट कर भरा था। भूमिका आज एक बार उससे कॉफ़ी पूछने तक नहीं आई थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। शायद दामाद ससुराल में ज़्यादा दिन रुक जाए तो ऐसा होने ही लगता है। जबकि भूमिका के काम में व्यस्त होने के कारण कन्या जी सुबह से 4-5 चक्कर लगाकर दामाद जी से कुशल क्षेम पूछ गई थी। आकाश ने एक बार फिर बाहर झांका। भूमिका चौके से निकलकर उसी की तरफ आ रही थी, हाथ में कॉफ़ी का कप लिए। आकाश बाबू ने मुंह फुलाकर कपड़े ट्रॉली बैग में पैक करना शुरू कर दिए। अरे, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं आप? घर। काहे? अब तो बिजली का भी दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया? आकाश बिना उसकी तरफ देखे गुस्से से मुंह लटकाए बस अपने कपड़े ठूंसे जा रहा था। जैसे ही वो मुड़ा, भूमिका ने पूरा बैग पलट दिया। बताइए ना, क्या चाहिए आपको? अच्छा, कॉफ़ी पी लीजिए, दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। आकाश को यही तो चाहिए था। भूमिका की अटेंशन के बिना एक मिनट नहीं कटता था उसका। और अब जब मनचाहा हो रहा था तो आकाश को और नखरे दिखाने थे। मेरा बैग क्यों पलटा? मैं जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि किसी को मेरे यहाँ होने से फ़र्क पड़ता है। अरे मेरे भोलेनाथ, गुस्सा तो आपकी नाक पर बैठा रहता है। किसने कहा कि आपके यहाँ होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता? आपको पता है, हमारी इज्जत बढ़ गई आपके यहाँ आने से। भूमिका पीछे से आकाश के सीने से बाहें लपेट कर खड़ी हो गई। और कहीं नहीं जाने देंगे हम आपको। आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। शादी तो हमारे बिना भी हो जाएगा। आकाश मुस्कुरा रहा था। उसे गुस्सा भी बेवजह होना था और फिर भूमिका ही उसको मनाए, उसे ये भी चाहिए था। भूमिका भी इतने दिनों से खूब माहिर हो गई थी उसके नखरे उठाने में। दोपहर के 12 बज रहे हैं और तुम एक बार भी कमरे में झांकने तक नहीं आई। अरे, आज शाम को मेहंदी लगनी है ना? जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने हैं। रात को तो कुछ भी नहीं होगा और कल बारात आनी है। तो समझिए ज़रा, अभी काम ना निपटाएंगे तो कैसे हो पाएगा? आकाश उसकी बात को समझ रहा था, लेकिन अभी भी बच्चों की तरह रूठा हुआ बैठा था। उसका मन नहीं था कि भूमिका उसके पास से उठकर जाए, लेकिन जैसे तैसे उसे समझा बुझाकर भूमिका उसे कमल के हवाले कर गई। ए कमल, इन्हें खेत खलियान घुमा दो, तब तक खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। क्या? क्या बोला तुमने? फिर से बोलो जरा। आकाश ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। मैंने कहा, कमल पूरे दिन चक्की पे बैठा भोजपुरी फिल्में देखा करता है। आप जरा इसके साथ जाकर घूम आइए और लगे हाथ इसे काम की 4 बातें भी सिखा दीजिए। भूमिका ने आकाश की तरफ पीठ करके जीभ दांतों में दबा ली और आकाश बाबू फिर चल दिए अपने मुंह लगे साले साहब के साथ। दोनों खेत की मेड़ों से गुजर रहे थे और कमल उसे फसलों और खेती के बारे में ऐसे समझा रहा था जैसे आकाश को खेती ही करनी हो भविष्य में। जब तक उसकी नज़र आकाश की रिस्ट वॉच पर पड़ी। ए जीजा, ऐसी घड़ी काहे पहनते हैं जो टाइम ही नहीं दिखाती? आकाश स्मार्ट वॉच पहने हुए था। आकाश ने साइड की बटन क्लिक करके उसे टाइम दिखाया। अच्छा, लुप दुप वाली घड़ी है। हमारे यहाँ होली के मेले में बिकती है ऐसी घड़ी। बच्चा लोग खूब खरीदते हैं। उसकी 50,000 की घड़ी की जो सस्ती बेइज्जती हुई थी, उसके बाद उसका दिल कर रहा था या तो वो घड़ी उतार कर गंगा में बहा दे या कमल को ही विसर्जित कर दे। फिर उसने कमल को बताना शुरू किया, ये मेले की लुप-धुप वाली घड़ी नहीं है। मैं चाहूँ तो बिना फ़ोन उठाए इस घड़ी से अपने कॉल अटेंड कर सकता हूँ। इसके अलावा ये सब बताती है, जैसे तुम्हारे आसपास का तापमान कितना है, अभी तुम कितने कदम चल कर आए हो,
ये घड़ी तुम्हारी नब्ज भी नाप लेती है। नब्ज? वो कैसे? आकाश ने बैंड उतारकर उसके हाथ पर बांध दिया और स्वाइप किया। वॉच ने तुरंत उसकी पल्स रेट काउंट करके बता दी। कमल की आंखें फटी की फटी रह गई। पहली बार उसने टच स्क्रीन वाली घड़ी देखी थी। जीजा, ये तो बहुत बढ़िया घड़ी है। कल हम भी शहर से ले आएंगे। कितने की मिलेगी? 50,000। बेचारा कमल, उसका चेहरा बता रहा था कि इतने पैसे वो साल भर में मुश्किल से भी नहीं बचा पाएगा। आकाश ने उसका चेहरा पढ़ लिया था। उसने बात बदलते हुए कमल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा, तो हमें ये बताओ, कल जो वो लड़के फैक्ट्री वाली जमीन के पास मिले थे, वो कौन थे? वो जो काले चश्मे वाला था, जिसे तुम सबसे ज्यादा धर लिए थे, वो यहाँ के जमींदार जी का लड़का है। नाम है अक्षय राज सिंह परमार, लेकिन गांव में सब उसे राज सिंह परमार के नाम से ही जानते हैं। एक नंबर का हरामी है। जमींदार साहब भी बेचारे पुत्र प्रेम में धृतराष्ट्र हुए जा रहे हैं। हु हु इज धृतराष्ट्र? वो भी इसी गांव को बिलोंग करते हैं। अरे, धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिताजी। खैर, आकाश को लगा दुर्योधन भी पंडित जी के परिचितों में से भी कोई एक होगा। उसने ऐसे सिर हिलाया जैसे उसे सब समझ में आ रहा था। भूमिका के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहा था वो? भूमि को वो तब से परेशान कर रहा था जब वो कॉलेज जाती थी। एक दिन बोला था, ब्याह कर लो नहीं तो सरे बाजार उठवा लेंगे। भूमि ने झापट धर दिया तो बात और बिगड़ गई। पंडित जी डर गए। सीधे आदमी मारकाट में विश्वास नहीं करते, और भूमि को लेकर डर और भी बढ़ गया तो कॉलेज बंद करवा दिए। बिटिया की जात कोई ऊंच नीच हो जाती तो क्या मुंह दिखाते। अरे, पागल हो क्या तुम लोग? कंप्लेन क्यों नहीं करी पुलिस में? ऐसे कैसे किसी को भी उठवा लेंगे? बाप का राज समझा है क्या? मुखिया जी कंप्लेन करा ही देते, लेकिन जमींदार साहब घर आकर हाथ पैर जोड़ गए थे। वो भी भूमि का हाथ मांगने गए थे राज के लिए, पर उसके लक्षण देखकर पंडित जी ने भी हाथ जोड़ लिए। बोल दिया, ब्राह्मण है, ठाकुरों में कैसे ब्याह दे। बोलकर पीछा छुड़ा लिया। जमींदार जी बहुत अच्छे आदमी हैं, पर लड़के के आगे हार जाते हैं। अब आप ही बताइए, अपनी सगी बिटिया को अपनी बहन के घर भेज दिए ताकि राज की हरकतों के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो, तो अपनी बहू का कितना ही पक्ष ले पाएंगे? क्या ऐसे भी बाप होते हैं? और क्या जीजा, हर बार लड़के को बचा ले जाते हैं, कभी पैसा देकर और कभी मुखिया जी जैसा कोई हुआ तो हाथ पैर जोड़कर। उस कमीने राज का कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे परमार साहब से मिलना है एक बार। मिलवाओगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन जब राज घर पर नहीं होगा। ठीक है, फिर घर चलते हैं अभी। दोनों लौटकर घर आ गए। दरवाजे पर अनीता आधे हाथों में मेहंदी लगवाए खिलखिलाती हुई दौड़कर उसके पास आ गई। बधाई हो जीजा, तुम्हारा तो प्रमोशन हो गया। पापा बनने वाले हो तुम। अब बताओ जल्दी, गुड्डा आएगा कि गुड़िया? आकाश के तो होश उड़ गए। उसे पूरी दुनिया घूमती नजर आ रही थी। घर में हल्ला मचा हुआ था। भूमिका चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। उसकी माँ ने उसे कमरे में लिटाया था। आकाश घबरा गया। वो दौड़कर कमरे में पहुंचा। भूमिका का सर सहलाने लगा। क्या हो गया इसे? आकाश थोड़ा परेशान हो रहा था। भूमिका की माँ, चाची और अनीता खड़े खड़े मुस्कुरा रही थी, मानो नजरों से आकाश को कुछ पूछना चाहती थी। आकाश को उनकी इन हरकतों से चिढ़ हो रही थी। उसे तो पता था कि जैसा वो समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है, और ऊपर से गुस्सा भी आ रहा था। आखिर उसने गुस्से को बहुत कंट्रोल करके भूमिका की माँ से पूछा, सुबह नाश्ते में क्या खाया था इसने? पता नहीं भैया, आज काम इतना था कि हम देखे ही नहीं। तब तक अनीता बोल पड़ी, शायद आज कुछ नहीं खाया नाश्ते में। नाश्ता बना था तो गाय को शानी कर रही थी उस टाइम, उसके बाद हमने देखा नहीं। आकाश का गुस्सा फिर कंट्रोल से बाहर था, लेकिन जैसे तैसे वो मुट्ठियां भींचे गुस्से को काबू में किए हुए था। आकाश के तेवर देखकर सबकी हंसी गायब हो गई थी। मम्मा, ऐसा जरूरी थोड़े ना है कि वो प्रेग्नेंट है तभी बेहोश हुई। बॉडी देखिए इसकी, वैसे भी इतनी दुबली पतली है,
ऊपर से पूरा दिन एक पैर पर दौड़ती रहती है। उस पर भी सही से खाना नहीं खाएगी तो चक्कर तो आएगा ही। गर्मी भी इतनी है, हो सकता है डिहाइड्रेशन हो गया है। आकाश ने झट से कूलर ऑन कर दिया और अनीता को नींबू पानी लाने के लिए बोला। वो भूमिका की हथेलियों और पैरों के तलवों को जोर जोर से रगड़ रहा था। भूमिका की चाची भूमिका की माँ के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली, बस इतना प्यार और देखभाल करने वाला पति ही अनीता को भी मिल जाए तो हमारी बिट्टो के भी भाग खुल जाएं। भूमिका की माँ अपनी लाडली की किस्मत पर इतरा रही थी। आकाश के हाथ रुक गए, आंखें लाल हो गई, आंखों में पानी तैरने लगा। प्यार और देखभाल, आज से पहले कब मैंने भूमिका के बारे में, उसकी तकलीफों के बारे में कुछ सोचा था। कैसी लड़की है, अपनी माँ को भी कभी मेरे व्यवहार के बारे में नहीं बताया। ये भी नहीं बताया कि उसके और मेरे बीच कभी पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं रहा। मुझे अपने परिवार के सामने हमेशा अच्छा दिखाने की ही कोशिश की है, और जो कुछ मैंने इसके साथ किया, मैं उसकी भरपाई कैसे करूं? कैसे इसकी माँ को यकीन दिलाऊं कि आज के बाद सच में मेरी वजह से आपकी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी? क्या करूं? भूमिका, उठो, मुझसे बात करो प्लीज। थोड़ी देर उसकी हथेलियां सहलाते सहलाते भूमिका को होश आने लगा था। आकाश उसका सर बहुत प्यार से अपनी गोद में रखकर सहला रहा था। अरे अम्मा, दूध औटाने को रखा था चूल्हे पर, कहीं लग ना जाए कढ़ाई में। भूमिका बिस्तर से कूदकर रसोई में भागने ही वाली थी कि आकाश ने हाथ कसकर पकड़ लिया। बैठो यहाँ चुपचाप, जब तक मैं नहीं कहूँगा तुम कहीं नहीं जाओगी। उसे होश आते ही उसकी माँ दौड़कर बिस्तर पर उसके पास बैठ गई और कान में खुसुर फुसुर करने लगी। उनकी बातें सुनकर भूमिका का झुका हुआ चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद ही अपनी माँ को ना में सिर हिलाकर सारी बातें क्लियर कर दी। आकाश ने अपने सर पर जोर से हाथ मारा। उसे अभी भी चिढ़ हो रही थी, अभी भी जबरदस्ती उसकी कमजोरी को उसकी प्रेगनेंसी मानकर सेलिब्रेट करने में जुटे हुए थे सब। ऐसे तो ये सच में किसी दिन निपट ही न जाए। मम्मा, खाना भिजवा दीजिए, बहुत तेज भूख लगी है। आकाश बोला। हम लाते हैं अभी। भूमिका झट से उठी। इससे पहले कि वो उठती, आकाश ने हाथ से पकड़कर जोर से झटका। बेचारी वापस बेड पर आ गिरी। अनीता थोड़ी देर में नींबू पानी का गिलास और खाना रखकर चली गई। क्या खाया था आज सुबह तुमने? वो बस खाना खाने ही जा रहे थे, मतलब कुछ नहीं खाया था सुबह से। आकाश ने उसे तुरंत नींबू पानी पीने को दिया। भूमिका को अब बेहतर महसूस हो रहा था। फिर उसने बहुत प्यार से भूमिका को अपने हाथों से एक एक कोर बनाकर खाना खिलाया। खाना खाते भूमिका फिर बिस्तर से कूद गई। आप खाना खाओ, मैं बस अभी आई। वो दरवाजे कर तक पहुंची ही थी कि आकाश ने गुस्से से खाने के बर्तन उठाकर जोर से जमीन पर फेंक दिए। उसकी तोरियां फिर से चढ़ गई। भूमिका जिन कदमों से दरवाजे तक गई थी, बैक गियर डालकर उन्हीं कदमों से खिसकते खिसकते बिना मुड़े बिस्तर तक आई और लेटकर सर पर चादर ओढ़ ली, ताकि उसे आकाश के गुस्से का शिकार न होना पड़े। आकाश मुस्कुरा दिया। उसने उतरकर जमीन पर बिखरे बर्तन उठाए और बाहर हैंडपंप के पास रखाया। अंदर आया, उतनी ही देर में भूमिका सो गई थी। आकाश ने उसके सर से चद्दर हटाई और उसके माथे को चूम लिया, उसके हाथों की उंगलियों को भी। कितना सारा प्यार उड़ेल दिया उसने पल भर में भी। ए, सुनो। लेकिन तुम तो सो गई हो, सुनोगी कैसे? आज दरवाजे पर आया ही था कि अनीता ने बताया कि मैं पापा बनने वाला हूँ। मुझे एक मिनट के लिए डर लगने लगा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि नशे में मुझसे, लेकिन सच कह रहा हूँ, मैं कितने भी नशे में हूँ, इतना होश रहता है मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और वैसे भी ये तो कल की ही बात थी ना, इतनी जल्दी रिजल्ट थोड़े ही आता है। मैं वेट करूँगा उस दिन का जब तुम खुद अपने मुंह से मुझे ये गुड न्यूज़ दोगी। मैं पागल हो जाऊंगा तुम्हारे भोलेनाथ की कसम। उसने एक बार फिर से भूमिका का माथा चूम लिया और उसकी गालों को खींच लिया। शाम को 6 बजने वाले थे। भूमिका काफी गहरी नींद में थी। आकाश ने उसे बिल्कुल नहीं जगाया। सुबह 4:30 बजे उठ जाती है और फिर पूरे दिन लगी रहती है।
रात में भी 11-12 बजे से पहले सोना नहीं, नींद पूरी कैसे होगी? लेकिन खुद आकाश बाबू सज धर कर बैठ गए थे। ऑलिव ग्रीन शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में उसने धीरे से भूमिका के करीब आकर भूमिका का माथा सहलाया और बहुत ही प्यार से उसके कान में बोला, मेहंदी नहीं लगवाओगी? भूमिका ने जोर की अंगड़ाई ली और आंखें मूंदे मूंदे मुस्कुरा दी। आंखें खोली, सामने आकाश का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। भूमिका उसके गले में बाहें डालकर झूल गई। उठो जल्दी से, तैयार हो जाओ, कोई सुंदर सी साड़ी पहनकर। भूमिका कसमसाती हुई उठी और हाथ मुंह धोकर फटाफट से तैयार हो गई। गांव की 5-6 लड़कियां उसको मेहंदी लगा रही थी। साथ ही ढोल मंजीरे के साथ बन्ना बन्नी भी गाए जा रहा था। गांव की कुछ औरतें चेहरे पर नाक तक का घूंघट काढ़ कर नाच भी रही थी। आकाश को घूंघट का लॉजिक जरा समझ नहीं आ रहा था। भूमिका नई नई ब्याह कर आई थी तो वो भी पूरे चेहरे का घूंघट करती थी। एक दिन अनूप को चाय देने गई तो साड़ी दरवाजे के हैंडल में फंस गई और घूंघट बचाने के चक्कर में चाय खुद पर उड़ेल ली। उस दिन से घर में उसके घूंघट निकालने पर भी पाबंदी लग गई। लेकिन फिर भी अनूप और सोनल के सामने वो सर पर पल्ला जरूर रखती थी। अनीता ने आकाश से भी मेहंदी लगवाने की जिद पकड़ ली। आकाश को अभी 2-3 दिन बाद से ऑफिस जाना होगा, तो कहाँ मेहंदी वेहंदी अच्छी लगेगी। लेकिन अनीता के बहुत कहने पर आकाश ने खुद ही मेहंदी का कोन लेकर अपनी हथेली पर एक छोटा सा बी लिख लिया। सारी लड़कियां उसे छेड़ने लगी। पूरा भूमि लिखिए ना जीजा। अरे नहीं, ऑफिस जाना होता है, ज्यादा नहीं। अच्छा, एक दिल तो बनवा ही लो जीजा, भूमि को अपने दिल में कैद कर ही लो। अनीता ने मेहंदी का कोन खींचकर बी को दिल में कैद कर दिया और एरो बनाकर दिल काट दिया। आकाश मना करता रहा, लेकिन तब तक सालियों ने कांड कर दिया था। भूमिका भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाती हुई सबकी बातें सुन रही थी। आकाश ने धीरे से अपना हाथ उसे दिखाया, वो मुस्कुरा दी। भूमिका के रूम में फोन की घंटी सुनाई पड़ रही थी। उसने आकाश की तरफ देखा, जो अनीता से बतियाने में बिजी था, तो भूमिका दौड़कर कमरे में चली गई। आकाश का फोन बज रहा था। राधा नाम फ्लैश हो रहा था। भूमिका ने घड़ी की तरफ देखा, 9 बज रहे थे। ऑफिस तो 6 बजे बंद हो जाता है, इन्हें अभी भी चैन नहीं है। उसने फोन पड़ा रहने दिया और चली आई वापस मेहंदी लगवाने लगी। थोड़ी देर हंसने बात करने के बाद आकाश रूम में गया। फोन पर राधा की 2-3 मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। वो बहुत देर तक कुछ सोचता रहा, फिर राधा को कॉल बैक किया। हाँ, अब पूरी तसल्ली से बताओ बात क्या है। सर, बस यही कि मेरा रेजिग्नेशन साइन कर दीजिए। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, उसके लिए तुम्हें कोई अच्छा सा रीज़न देना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करूँगा। रीज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। राधा की आवाज़ में अजीब सी उदासी थी। करीब 2 घंटे बाद मेहंदी लगवाकर भूमिका रूम में आई। वो आकाश से अपनी मेहंदी में बना हुआ उसका नाम ढूंढवाना चाहती थी। आकाश उसकी तरफ पीठ किए फ़ोन पर लगा था। राधा, राधा मेरी बात तो सुनो। अरे देखो, रोने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। राधा, मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? बोलो राधा, तुम ऐसे करोगी तो मुझे तकलीफ होगी। रोना बंद करो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आकाश बार बार बालों में उंगलियां फिरा रहा था। लाइट की रोशनी में चमकती उसकी हथेली का लिखा हुआ बी, जो कि आर दिख रहा था, वो भूमि के सीने में चुभने लगा। भूमि वहीं से मुड़ी और चली गई। और सर, वो अमर को, अगर तुम्हें अमर परेशान करता है तो मैं उसे रोक दूंगा और समझा दूंगा। तुम टेंशन मत लो। मेरा भाई थोड़ा सा झल्ला है, लेकिन वो बुरा नहीं है। बल्कि एक बात सच बोलूं राधा, अमर अमर बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानती हूँ। राधा की आवाज़ अभी भी रूंधी हुई थी। तो तो तुम उसे पसंद करती हो या नहीं? क्यों मजाक कर रहे हैं सर? मैंने आपको बताया तो, 3 दिन में मेरी सगाई होनी है। मैं अमर के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। हाँ, मुझे बताया तुमने कि तुम्हारी सगाई है कुछ वक्त में, लेकिन मैंने ये तो पूछा ही नहीं। मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ कि मेरा भाई तुम्हें पसंद है या नहीं। राधा कुछ नहीं बोलती। राधा, मुझे तुम्हारा जवाब पता है। तुम भी उसे पसंद करती हो। सुनो, मैं फैमिली के साथ तुम्हारे घर आ सकता हूँ सगाई से पहले?
और सारी बातें क्लियर कर सकता हूँ। नो, नो सर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं मैनेज कर लूँगी। राधा की आवाज़ में घबराहट थी। इतना डरती क्यों हो राधा? मैंने कहा तो मैं बात कर लूँगा। और उन्हें प्रॉब्लम क्यों होगी? अमर एक बिजनेसमैन का बेटा है। हमारे पास प्रॉपर्टी है, अच्छी फैमिली है। मुझे यकीन है तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे। सर आप मेरी फैमिली को अभी जानते नहीं हैं, कहकर राधा ने फ़ोन रख दिया। आकाश को बहुत अजीब लगा। खैर, उसने फ़ोन रख दिया। अनीता कमरे में खाना रख गई थी जो ठंडा हो गया था। आकाश ने घड़ी पर नज़र डाली। 12 बज रहे थे। भूमिका भूमिका अभी तक रूम में क्यों नहीं आई? आकाश ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। सब सुनसान था। कल शादी थी, इस चक्कर में आज गाना बजाना बहुत जल्दी ख़त्म कर दिया था और सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। ये लड़की कहाँ रह गई? आकाश धीरे से चौके के पास गया। चूल्हा बुझा दिया गया था। राख अभी भी गर्म थी। यहाँ तो कोई नहीं है। आकाश अनीता के कमरे के पास गया और कुंडा खटखटाया। उसकी माँ आंखें मलते हुए बाहर निकली। क्या चाहिए भैया? अरे चाची, मैं तो बस भूमिका को ढूंढ रहा था। सॉरी, मेरी वजह से आपको डिस्टर्ब होना पड़ा। अरे कोई बात नहीं भैया। भूमिका भूमि कमरे में नहीं है का? नहीं, बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ मैं। देखो, छत पर ना गई हो। ओह हाँ, मैं भूल गया, छत पर ही होगी। सॉरी चाची, अब आप सो जाइए। आकाश दौड़ता हुआ छत पर पहुंचा। चारों तरफ नजर घुमाई। दीवार के कोने में भूमिका घुटनों में सर छिपाए बैठी हुई थी। उसे देखकर आकाश की घबराहट कुछ कम हुई। ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे चलो। भूमिका अभी भी वैसे ही बैठी रही। क्या हुआ? खाना भी नहीं खाया ना? थाली नीचे लगी रखी है, खाना खा लो चलकर। भूमिका कुछ नहीं बोली। आकाश ने उसके पास जाकर दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर ऊपर उठा दिया। पूरा चेहरा आंसुओं से सना था, ऐसे जैसे किसी ने सर पर ढेरों पानी डाल दिया हो। आकाश पागल सा हो गया। ये ये क्या हाल बना रखा है तुमने? हाँ, रो क्यों रही हो? बताती क्यों नहीं? आप उसे पसंद करते हैं ना? भूमिका सुबकते हुए बोली। किसे? उसी को जिसके लिए ये आर लिखवाया है हथेली पर। भूमिका ने उसका हाथ पकड़कर खोल दिया। आकाश ने थोड़ी देर अपनी हथेली देखी और मुस्कुरा दिया। हाँ, पसंद तो करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो ब्याह भी कर लेते उसी से ही। हमें विदा कराने क्यों आ गए थे? क्या? क्या मतलब? मतलब ये कि जानते हैं हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से गंवार हैं, आपके दोस्तों से मिलवाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। अकल और तमीज़ दिए ही नहीं भगवान ने हमको। फिर आप उस लड़की से शादी काहे नहीं कर लिए? बताइए हमें। हमें तो शादी करनी ही थी। जहाँ पिता कहते, हम तो सर झुकाकर वहीं चले जाते। लड़कियों को मना करने की परमिशन कहाँ होती है? होता तो भी नहीं मना करते। आप जैसे लड़के को कौन मना करेगा? हमें तो लगा भगवान ने हमारी किस्मत बहुत अच्छी कलम से लिखा है। लेकिन आप तो मना कर सकते थे ना? विदेश से पढ़कर आए थे, शहर के रहने वाले थे, खुद कमाते हैं आप तो। आप तो अपने पिता से कह सकते थे ना कि आपको ब्याह नहीं करना। बोलिए, काहे ज़बरदस्ती हमें अपने खूंटे से बांध लिए थे? हम बहुत पहले ही पूछना चाहते थे, पर डरते थे। लेकिन आज हम जानकर ही रहेंगे। बताइए, काहे शादी की हमसे? वो आकाश के कंधे को हिलाए जा रही थी और आकाश पत्थर की तरह वो दिन याद कर रहा था जब उसके पिता ने साफ कह दिया था कि तुम्हें बिजनेस का हिस्सा रहना है तो इस लड़की से शादी करनी होगी। चाहे इसे भी एक बिजनेस डील मान लो, ये डील मेरी है तुम्हारे साथ। आकाश भूमिका को क्या बताता? दोनों की शादी एक डील थी जिस पर आकाश को का कैरियर डिपेंड करता था। अपने स्वार्थ, अपने लालच के लिए उसने एक मासूम सी लड़की की जिंदगी में जहर घोल कर रख दिया था। हाँ, आकाश तुम चाहते तो मना कर सकते थे इस शादी के लिए। इतने क्वालिफाइड तो थे तुम कि खुद अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन क्यों नहीं किया तुमने? अपने पिता के अच्छे खासे चल रहे बने बनाए बिजनेस का हिस्सा बनने का लालच था तुम्हें।
इसीलिए तो तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया था। फिर इस बात की सजा दी तो उस लड़की को, जिसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। अपने लालच की सजा तुमने कदम कदम पर उस लड़की को अपनी नफरत की आग में जला कर दी। तुमसे बड़ा स्वार्थी इस दुनिया में कोई नहीं होगा आकाश। यू आर द मोस्ट सेल्फिश पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस अर्थ। आकाश को खुद से इतनी नफरत हो गई थी कि वो इसी वक्त अपनी जान लेना चाहता था। वो खुद को कैसे सजा दे कि भूमिका को तसल्ली मिले। भूमिका एक बार उससे एक बार कह दे कि वो खुशी खुशी उसके लिए मर सकता है, लेकिन एक बार फिर भूमिका का रोना उसकी सहन शक्ति को घटाने लगा था। तुम रोना बंद करो और नीचे चलो, मैं सब बताऊंगा। तुम रोओगी तो मैं कुछ कर बैठूंगा, बता रहा हूँ। मेरे रोने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो बहुत बार रुलाया है आपने, लेकिन उस लड़की के रोने से आपको तकलीफ होती है। उसके आंसू आप नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो खूबसूरत है, साथ ही पढ़ी लिखी है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, शहर वाली लड़कियों की तरह जींस टॉप पहनती है। इसलिए ना, ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी ना आपको। आकाश समझ गया था कि भूमिका ने फोन पर कुछ आधी अधूरी बातें सुन ली है और गलत समझ बैठी है। बोलिए, वो आपके ऑफिस में काम करती है, बिल्कुल आपकी जैसी है ना? बहुत सुंदर, बहुत समझदार। उसी राधा के लिए हाथ पर आर लिखे हैं ना? बोलिए, काहे नहीं बोलते? आकाश तड़प उठा और दौड़ता हुआ नीचे चला आया। अपने कमरे में सेविंग किट से ब्लेड निकालकर उसने अपनी हथेली पर गहराई से बड़ा सा भूमि लिख दिया था, जिससे खून रिस रहा था। आकाश दर्द से छटपटा रहा था, लेकिन वो अपने प्रायश्चित के लिए कुछ भी करना चाहता था। वो अपनी हथेली पीछे किए हुए वापस दौड़ता हुआ छत पर आया। सुनो भूमिका, मेरी फ़ोन पर हो रही बात का एक छोटा सा हिस्सा सुनकर तुमने ये समझ लिया कि मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता है। हाँ, रिश्ता तो है, पर अभी नाम नहीं मिला है। भूमिका आंखों में आंसू भरे उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है। आकाश जैसे उसका हाथ पकड़ने को होता है, वो झिटक देती है। पूरी बात तो सुन लो। अगर इस रिश्ते को कोई नाम मिला, तो वो लड़की राधा तुम्हारी देवरानी बनेगी। भूमिका चौंक कर उसकी तरफ देखने लगती है। इस जवाब की उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या? सच में? अमर? क्या? वो? हाँ, वो और अमर एक दूसरे को पसंद करते हैं। राधा की फैमिली ने उसकी शादी तय कर दी है, तुम्हारी तरह उसकी मर्जी जाने बिना। और तुम्हारी ही तरह बिना अपनी मर्जी बताए वो चुपचाप शादी करने भी जा रही है। उसकी माँ बचपन में मर गई थी। उसके पिताजी राधा के भाई के डिसीजन को ही मानते हैं। ये शादी उसका भाई ही करा रहा है। वो चाहकर भी मना नहीं कर पा रही। बस उसी उलझन में रो पड़ी थी और मैं उसे समझा रहा था बस। आसमान में बादल गरज रहे होते हैं, मानो भूमिका को नाराज करने के लिए आकाश को डांट रहे थे। बिजली चमक रही थी। भूमिका डर कर कांप जाती है। आकाश उसके करीब आकर अपनी हथेली उसके सामने करता है। ये देखो भूमिका, जिसका नाम लिखा है मेरी हथेली पर, उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस लड़की से प्यार करता हूँ, पागलों की तरह। मैं सिर्फ़ उस लड़की के लिए यहाँ आया हूँ। ये लड़की थोड़ी-सी पागल है, लेकिन मुझे उसके पागलपन से प्यार हो गया है। उसके बिना रह नहीं सकता मैं। ये जैसी भी है, मुझे वैसी ही चाहिए। मुझे इसे ज़रा भी नहीं बदलना। इसमें मेरी जान बसने लगी है। ये रोती है मेरी वजह से, तो मेरा दिल करता है कि अपनी जान दे दूँ। सच कह रहा हूँ, अपनी मोहब्बत को कबूल कर रहा हूँ और मैं ये पूरी दुनिया के सामने कर सकता हूँ। मुझे तुम पर शर्म नहीं आती भूमिका। मुझे तुम्हारे प्यार पर फ़क्र है। मेरी किस्मत सच में अच्छी है जो भगवान ने मुझे तुम्हारे हाथों में सौंप दिया, ताकि तुम मेरी हर बुराई को अच्छाई में बदल दो। भूमिका, आई लव यू। आई लव यू सो मच, फॉर एवर एंड एवर। भूमिका पागलों की तरह उससे लिपट जाती है और फूट फूट कर रो पड़ती है। आकाश ने भी उसे समेट लिया था अपनी बाहों में, कभी ना छोड़ने के लिए। आसमान बरसने लगा था। उनकी दो तरफ़ा मोहब्बत की भीगी भीगी शुरुआत हो चुकी थी। दोनों बारिश में तरबतर थे। आकाश की हथेली से खून टपक रहा था। ये सब काहे किया? पागल हो गए हो क्या? ऐसे कोई चोट लगाता है खुद को? पूरे हाथ से खून बह रहा है। चलिए नीचे, हम पट्टी बांध देंगे। मेहंदी से लिखा नाम 4 दिन में छूट जाएगा, लेकिन ये नाम ऐसे ही लिखा रहेगा हमेशा मेरे मरने तक। ये नहीं मिटेगा। भूमि उसके मुंह पर हाथ रखकर रो पड़ती है। भूमि, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो। आकाश ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया। हाँ करते हैं, बहुत।
बहुत प्यार करते हैं आपसे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे। तो दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।